नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बुद्धि की परिभाषाओं की शॉर्ट ट्रिक मैं दे चुका हूं, काफी विद्यार्थियों द्वारा उसे पसंद किया गया है। तो आज कुछ और परिभाषाएं आपके लिए सरल बनाने के लिए फिर से आया हूं मैं। आज आपको समायोजन और अभिप्रेरणा से संबंधित परिभाषाएं मैं कुछ सरल तरीकों से बताने की कोशिश करूंगा। इसमें साथियों मैंने जो है शॉर्ट करके उनको लिख रखी है, जो शब्द उसमें से आपको याद रखने हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी 3-4 लाइन की परिभाषाएं हैं और एक जैसी दिखती है, याद नहीं होती है। तो अपने कुछ शब्द जो है उसमें से याद करने वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। और एक तरीका तो ये है कि उन शब्दों को डायरेक्ट याद कर लो आप। दूसरा तरीका है जो मैं बताता हूँ साथ में, कि इस तरीके से भी थोड़ा सा उसमें अपन को बनावटीपन लाके और उस तरीके से भी उसको याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले साथियों अपन ले रहे हैं समायोजन। अब समायोजन क्या है वे आप सभी जानते हैं। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो समान परिस्थिति के अंदर अनुकूलन करने की जो प्रक्रिया होती है वही एक तरह का अनुकूलन है, वही समायोजन है, एडजस्टमेंट कहा जाता है जिसे। तो समायोजन सब पढ़ चुके हैं आप। और समायोजन की अब समस्या यहाँ आ रही थी कि परिभाषाएं याद नहीं होती गुरुजी, मिक्स हो जाती है, क्या किया जाए। तो परिभाषाओं के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। समायोजन और अभिप्रेरणा में से यदि परिभाषाएं आती है तो आपके गलत नहीं होगी। तो कोलमैन किसने दी है? कोलमैन। कोलमैन क्या कहता है, इसके पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति तथा कठिनाइयों के निराकरण के प्रयासों के परिणाम, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति है, फिर कठिनाइयां जो आई उनकी निराकरण किया और उसके लिए जो प्रयास किए उनका परिणाम। तो यहाँ पे आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी, इस लेवल के आप हो गए। लेकिन अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो उसके लिए अब आते हैं अपने वाले तरीके पर। साथियों, सुबह उठते ही जो आपको एक आवश्यकता महसूस होती है, कुछ आवश्यकताएं हमेशा ही महसूस होती है, जैसे नित्य क्रम है, और उसके अलावा में जो आवश्यकता महसूस होती है वह होती है आपको, अपने बचपन में अपन कविता भी पढ़ते थे, दांत में मंजन आंख में अंजन नित कर नित कर नित कर। यानी मंजन, मंजन में आप ज्यादातर देखो, यदि देखा जाए तो अपन कहीं भी जाते हैं, पेस्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि कोलगेट देना। कोलगेट यानी कि भले उसके घर शिबा का है, भले उसके घर दंत कांति कोई भी, लेकिन कहते हैं कोलगेट देना। तो कोल मैन से अपन ने ले लिया कोल। और कोल के क्या है, यानी कि क्या है, पेस्ट की आवश्यकता, सुबह सुबह की आवश्यकता है हमें, क्या है, कोलगेट की आवश्यकता है। तो एक आवश्यकता से इसको लिंक कर दिया अपन ने। अब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की गई, यदि निरंतर ब्रश नहीं किया जाएगा तो दांतों में क्या होंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, कठिनाई आएगी, और उन कठिनाइयों का फिर करना पड़ेगा निराकरण। तो ये किसकी कठिनाई होगी? मैन यानी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है, सुबह सुबह आवश्यकता की पूर्ति करनी है, और यदि पूर्ति नहीं की जाए तो कठिनाइयां आएगी और उनका निराकरण और प्रयासों का परिणाम जो होगा वह बहुत भयानक हो सकता है। उसका निराकरण नहीं किया गया सही समय पर तो प्रयासों का जो परिणाम होगा वह कैसा होगा वह कोई नहीं जानता। तो परिभाषा भी आपको मैंने बता दी, याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया। दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आता है उस तरीके से आप याद रखें। परीक्षा हॉल के अंदर अपना सवाल सही होना चाहिए। अब चलते हैं साथियों, ये देख पा रहे हैं आप, स्मिथ ने एक परिभाषा दी है कि समायोजन जो है वह यथार्थ पर आधारित व संतोष देने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? यथार्थ पर आधारित है और संतोष देने वाली प्रक्रिया है। कैसे याद रखा जाए, तो आप इस स्मिथ के स से याद रखें कि ये कैसी प्रक्रिया है, संतोष देने वाली है और यथार्थ पर आधारित। ये देखिए शब्द यहां से आपको मिलेंगे, यथार्थ पर आधारित, यथार्थ पर आधारित। और कौन सी है? समायोजन, समायोजन यानी कि समायोजन, ये स्मिथ से समायोजन कैसी है? यथार्थ पर आधारित और संतोष देने वाली प्रक्रिया है। कहाँ समस्या आती है? कोई समस्या नहीं है, बस पढ़ने का हमने थोड़ा सा अंदाज बदल दिया है। अब देखो गेट्स एक परिभाषा देता है, पहले उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। गेट्स एक परिभाषा देता है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिससे वातावरण से संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करना पड़े। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिससे वातावरण से संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करना पड़े। तो देखो, वातावरण से संतुलन बनाना है अपन को, वातावरण से संतुलन बनाना है तो हमें व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी कि हमें, मान लीजिए संतुलन क्यों नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे साधन हो गए, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो हमें संतुलन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चलने की आदत डालनी पड़ेगी। और पैदल चलने के लिए, घर में बैठे हैं और पैदल चलने के लिए आपको गेट से बाहर आना पड़ेगा। कहां से बाहर आना पड़ेगा? गेट से बाहर आना पड़ेगा। तो गेट्स ने कहा गेट से बाहर आना पड़ेगा। गेट्स ने कहा निरंतर चलने की प्रक्रिया,
किस लिए बाहर आना पड़ेगा? निरंतर चलने के लिए, क्योंकि हम पैदल चलने की आदत डाल रहे हैं। निरंतर चलने के लिए तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, गेट से बाहर आना पड़ेगा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जिससे फिर क्या होगा? वातावरण में संतुलन बनेगा। वातावरण से संतुलन बनाएंगे हम, और हमने हमारे व्यवहार में क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। बस इतना सा सिंपल काम है साथियों, याद हो जाएगी आपको। 1 से 2 बार वीडियो ही देख लोगे। अब कई लोग कहेंगे कि सर ये इतनी याद कैसे रखें? तो साथियों, आपने यदि वीडियो को 1 से 2 बार भी देखा है, 1 बार भी देखा है, तो जब परीक्षा के हॉल में आपके सामने ये सवाल आएगा और ये परिभाषा आएगी और ऑप्शन आएंगे, तो आपका उत्तर अपने आप निकलेगा। वहां पे आपको मेरी बोला हुआ ऐसे का ऐसे आपको याद आएगा, आपके स्मृति पटल पर वह चीजें आने लगेगा, मेरा वीडियो आने लगेगा आपके वहां पे, और आपका सवाल वहां पे यदि इनमें से आता है तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों आगे। बोरिंग वेल्ड और लैंगफील्ड। बोरिंग वेल्ड और लैंगफील्ड कहते हैं कि आवश्यकताओं व उनकी पूर्ति। आवश्यकता तो यहाँ सभी जगह आएगी, क्योंकि ये समायोजन है। तो आवश्यकताओं व उनकी पूर्ति को प्रभावित करने वाले, आवश्यकताओं व उनकी पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन। आवश्यकता, यदि मैं आपको यह कहूं कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है, तो आप सीधा सकोगे सर रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान है, और उसके अंदर भी यदि मैं कहूं अगर कि इन तीनों में एक चीज ऐसी है जो सभी के अंदर काम में आती है, तो वह है पानी, जल। रोटी बिना पानी के नहीं बन सकती, कपड़ा कहीं ना कहीं पानी का उपयोग होता है, मकान पानी का उपयोग होता है। तो जल यदि किसी के नल कनेक्शन ही नहीं है तो वो जल कैसे प्राप्त करेगा? तो गुरु जी वो बोरिंग करा दी। तो परिभाषा किसने दी? बोरिंग ने दी। परिभाषा किसने दी? बोरिंग ने दी। किस लिए दी? क्योंकि आवश्यकता किसकी थी? जल की थी, जल की पूर्ति की आवश्यकता थी। तो उसको प्रभावित करने वाली परिस्थितियां, फिर बोरिंग कराने के लिए क्या होगा? परिस्थितियां कैसी होगी? मशीन आएगी बहुत बड़ी, कहीं किसी की रांग कुर्सी करी हुई होगी तो उसको तोड़ेगी, बहुत बड़ी मशीन आएगी, फिर उसमें बहुत ही ज्यादा आवाज आती है, आसपास के सारे घरों में पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं बोर हो रहा है किसी के। तो उन परिस्थितियों के बीच में हम क्या करते हैं? उनके बीच में संतुलन करते हैं। उस परिस्थिति, क्योंकि पानी प्राप्त होगा, फिर संतुलन तो हमें करना ही पड़ेगा, तो हम उन परिस्थितियों से एडजस्टमेंट करते हैं, संतुलन करते हैं कि छो आती आवाज हमें यहाँ से पानी प्राप्त होगा। तो बोरिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां बनती है, उसमें हम क्या करते हैं? संतुलन करते हैं। और आपने यदि देखा होगा, बोरिंग करते हैं तो लोहे के पाइप उतारे जाते हैं। एक ही पाइप तो इतना लंबा नहीं होता कि 60 फीट का उतार दिया जाए, नहीं उतारा जाता। तो क्या होता है? 10-10, 12-12, 15-15 फीट के जो पाइप होते हैं, हाथों हाथ छोटी सी वेल्डिंग मशीन लेकर आते हैं और हाथों हाथ उन्हें किया जाता है वेल्ड। तो बोरिंग और वेल्ड ने ये परिभाषाएं दी है। ये आपको याद हो गई है। याद, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, धक्का मुक्की नहीं करें, आराम से स्क्रीनशॉट ले, कोई समस्या नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका दे रहा हूं, आराम से ले लीजिए और ये परिभाषाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। तो साथियों अब चलते हैं अपन अभिप्रेरणा की परिभाषाओं की तरफ। उससे पहले एक जरूरी बात आपसे करनी थी। बहुत सारी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई बुद्धि वाले जब परिभाषाओं का टॉपिक डाला, और भी जितने मैंने सारे ट्रिक्स वाले वीडियो डाले हुए हैं, क्योंकि मेरा यही अंदाज है और मेरा मकसद है कि आपको याद करवाया जाए कैसे भी। विद्वान तो सभी बना रहे, लेकिन परीक्षा हॉल में कैसे प्रश्न सही होंगे वह चीज भी बतानी जरूरी है। क्योंकि वहां यदि याद नहीं आए, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया हुआ है, लेकिन वहां ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो गए, याद नहीं आए, तो फिर वो समझ में आया हुआ भी काम नहीं रह जाएगा, और असफलता हमेशा असफलता ही कही जाएगी। और सफलता चाहे 1 पॉइंट से ही मिली है तो भी सफलता ही कही जाएगी। तो एक भाई कमेंट कर रहे थे, हालांकि सारे ही दर्शक प्रिय है मुझे और सारे ही स्टूडेंट्स जो है वो अपने परिवार के सदस्य हैं। एक भाई ने कमेंट किया कि सर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत तरीका बता रहे हैं, आप शिक्षा को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और ऐसा ऐसा कुछ था। हालांकि मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं एक मंत्र हमेशा याद रखता हूँ कि ओम इग्नोराय नमः 3 बार बोला और आगे बढ़ो। तो फिर लेकिन आप सभी के साथ में साझा करना चाहूंगा कि ऐसा है कि याद रखने की कुछ, यदि आप IAS टॉपर से भी मिलोगे और उसे बताओगे कि मुझे ये चीज याद नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है इसे याद करने का, तो वह भी कहीं ना कहीं जो तरीका काम में लेता है वह यह तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज है। अब ये देखो, ये साथियों क्या है, मैं किस दिशा में ले जा रहा हूँ वो भी मैं बताऊं। मैं शिक्षा को क्रांति की दिशा में ले जा रहा हूँ, और इतिहास गवाह है जब जब क्रांति हुई है तो 2 पक्ष हुए हैं। जैसे कि भारत की 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें एक पक्ष तो ये कहता था, जब क्रांतिकारी जो थे उन्हें क्रांतिकारी कहता था कि वे क्रांति कर रहे हैं, वे भारत को आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं, वे क्रांतिकारी है। जबकि अंग्रेज उन्हें क्या कहते थे? आतंकवादी कहते थे। तो जब जब क्रांति हुई है तो 2 पक्ष हुए हैं, कोई उन्हें आतंकवादी कहता है, कोई उन्हें क्रांतिकारी कहता है। अब जिसका जैसा नजरिया, जिसकी जैसी सोच, उसने वैसा कह दिया, आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। बागी पिक्चर का एक डायलॉग है, टाइगर श्रॉफ ने कहा था कि अभी तो मैंने शुरू किया,
अभी तो मैं हजारों क्लासें अपलोड करूंगा, यदि ऐसे ही सोचते रहोगे तो आपका खून कम हो जाएगा। इसलिए सोचे नहीं, जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दें और जो पढ़ा रहे हैं उन्हें पढ़ाने दें। ये तरीका है एक, और डेफिनेटली क्रांति लाकर रहूंगा, और ये याद करने का तरीका है और इसे मैं निरंतर जारी रखूंगा, हजारों क्लासें डालकर रहूंगा। जो जिनको याद करनी है करें। जो कॉन्सेप्ट, मैं ये मना नहीं करता कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में जब याद नहीं होता है तब ये, और कॉन्सेप्ट पे आधारित यदि क्लास कहते हो, अभी मैं फ्री नहीं हुआ हूं, यदि जब मैं फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं कॉन्सेप्ट पर आधारित क्लास डालूंगा। एक एक क्लास, एक टॉपिक का वीडियो 4-5, एक टॉपिक की जो क्लास होगी वो 4-5 वीडियो में अपलोड होगी, और उसके बाद में बता देना मुझे कि कॉन्सेप्ट की क्लास कैसी रही। तो अभी तो क्या है कि ये मैं एग्जाम को पैटर्न को देखकर चल रहा हूँ, इसलिए ये चीज बतानी जरूरी है। लेकिन कॉन्सेप्ट वाली क्लासें भी डाली हुई है चैनल पर, और भी डालूंगा आगे, जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, जब मुझे समय मिलने लग जाएगा उसके बाद में। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। स्किनर ये कहते हैं, सबसे पहले तो आपको पता है कि अभिप्रेरणा, कोई भी कार्य नहीं है जो बिना अभिप्रेरणा के नहीं किया जा सके। यदि चिड़िया घोंसला बनाती है तो वह भी अभिप्रेरणा उसके पीछे भी होती है। तो अधिगम क्या, ये स्किनर क्या कहता है कि अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है, और ये सर्वोच्च मार्ग आपको याद रहता ही है। तो स्किनर क्या कहता है, स्किनर कहता है कि यह सर्वोच्च मार्ग है। स्किनर क्या कहता है कि यह सर्वोच्च मार्ग है, यह यानी कि NH स्किनर कहता है कि यह सर्वोच्च राजमार्ग है, राजमार्ग भी कहा जाता है। तो NH है, ये क्या है, NH है। गुड, यानी कि मैंने आपको कोई प्रक्रिया बता दी कि आपको पढ़ने के लिए ये चीज करनी है, इसे जारी रखना है और इसे नियंत्रित करके चलना है, तो आप सफल निश्चित होंगे। और उसके बाद में 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं देखता हूं कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने इसको फॉलो किया हुआ है, तो मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा वह होगा गुड। और बहुत बार करते भी, हम किसी स्टूडेंट को बताते हैं, वो ऐसा का ऐसा करता है और फॉलो करता है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो हम उसे कहते हैं गुड। तो गुड ने क्या कहा, गुड ने कहा कि क्रिया को आरंभ करना है, बता दी क्रिया, उसे आरंभ करना है, जारी रखना है और नियंत्रित करना है। इसकी प्रक्रिया जो है वह अभिप्रेरणा है। किसने कहा, गुड ने कहा। बस एटकिंसन सन यानी कि बेटा, एटकिंसन सन, एक पिता यदि एक बेटे को कहे, कुछ प्रेरणा देना चाहे, तो वो उन्हें क्या प्रेरणा दे, ये नहीं दे कि मैं तुझे धन दौलत मोह माया ये दे दूंगा, वो चीज नहीं, वो उसे सिर्फ यह प्रेरणा दे कि कार्य करने की प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत कर ले। यदि वो कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत है तो वह 1 रुपए से लाख बना सकता है, करोड़ों बना सकता है, और नहीं है तो करोड़ों से कैन लाख रे 12 किदा, यानी कि लाख रुपए के 12 रुपए भी कर सकता है और 12 रुपए के लाख भी कर सकता है। तो कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना एटकिंसन बताता है। तो सन को क्या कहना चाहिए कि एटलीस्ट पिता को यह सिखा देना चाहिए, एटलीस्ट यानी कि एटलीस्ट उसे यह सिखा देना चाहिए कि कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत कर देना चाहिए। ठीक है। सेफर कहते हैं साथियों कि क्रिया की ऐसी प्रवृत्ति जो अंतर्नोद आपको पता है, पढ़ चुके हो, उत्प्रेरक जो होते हैं, अंतर्नोद द्वारा उत्प्रेरित, उसको अंदर से उत्प्रेरित करना और समायोजन द्वारा प्राप्त होती है। तो अंतर्नोद द्वारा उत्प्रेरित और समायोजन द्वारा प्राप्त होती है, वह शेफर कहते हैं। कैसे याद किया जाए, ये ट्रिक मैंने यहाँ लिख कर रखी है साथियों। सेफ चलो, आप बाइक लेकर जाते हो, कार जाकर लेकर जाते हो कहीं भी, तो सेफ चलो, नहीं तो अंत आएगा उस दिन, समाप्त तो सभी को होना है। सेफ चलो जितना चल सकते हो, पर अंत आएगा उस दिन, समाप्त सभी को होना है। तो सेफ यानी कि सेफर कहता है कि अंतर्नोद द्वारा उत्प्रेरित और समायोजन द्वारा प्राप्त होती है, वह अभिप्रेरणा कहलाती है। इसे अच्छे से याद कर लेना, याद हो जाएगा, मैंने एक बार आपको बता दिया है। अब गिलफोर्ड की परिभाषा जो है वह आपके गुड की परिभाषा के समान ही है। वह पूरी की पूरी परिभाषा ये देता है, लेकिन उसमें वह एक चीज चेंज करता है, वह है आंतरिक कारक, यानी कि वह आंतरिक कारक है अंदर से, जो उसे क्रिया आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब साथियों गेट्स वापस आ गया है यहाँ, अभी अपन ने समायोजन में भी आगे पढ़ा था। तो गेट्स कहते हैं कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आभ्यंतरिक दशाएं जो कार्य करने के लिए प्रेरित करें। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आभ्यंतरिक दशाएं, शारीरिक यानी बाहरी, मनोवैज्ञानिक यानी कि मन के अंदर की, और आभ्यंतरिक जो है वह दशाएं जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो वह अभिप्रेरणा कहलाती है। तो गेट के लिए ये परिभाषा याद रखें, गेट से शाम को आना, 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 गेट से
शाम को आना है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आभ्यंतरिक दशाएं जो प्रेरित करती है, ठीक है, से गेट से शाम को आना, गेट से शाम को आना, हो गया यार। अब यहाँ पे एक परिभाषा लिखी हुई है साथियों, सोरेनसन। सोरेनसन कहते हैं कि अधिगम का आधार है, अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम का आधार है। आप देखेंगे सोरेनसन में दो वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, दो की मतलब एक की दो बार पुनरावृत्ति हो रही है, स और स, और अधिगम का आधार अ और आ, अधिगम का आधार, अधिगम का आधार सोरेनसन, सोरेनसन ने कहा अधिगम का आधार, अधिगम का आधार सोरेनसन, हो गया याद। समस्या कहीं भी नहीं है साथियों, समाधान होना चाहिए और समाधान होने पर समस्या रहती भी नहीं है, और जब तक समस्या नहीं आए तब तक समाधान दिखाई भी नहीं देता और समाधान की कोई वैल्यू भी नहीं रह जाती है। कुल मिलाकर साथियों यही कहना चाहूंगा कि जैसे भी याद होता है, आप कंसेप्ट सारे समझ चुके हो, याद होता है बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट याद हो जाता है खूब अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो मैं कोशिश करता हूं फिर, और मैं वही चीज बनाता हूं, वही क्लासें लेकर आता हूं जो स्टूडेंट्स चाहते हैं। आज हजारों की संख्या में वे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं जिन्हें यह चीज अच्छी लगी है और वे इसको और भी चाह रहे हैं, इस वजह से जुड़ा हूं। तो 1-2% की वजह से अपने क्लास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सब जगह होता है। और मैं तो अपने, आपको पता है मैं अपने सिग्नेचर भी जो है इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर करता हूं। जो भाषा लिपि जो पढ़ते हैं और वे कहते हैं कि इस तरीके से यदि कोई साइन करता है नीचे से ऊपर की ओर जिसके साइन जाते हैं तो वो व्यक्ति अंदर से बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव होता है। तो मैं तो आप लोगों के लिए भी पॉजिटिविटी बहुत सारी लेकर आता हूं, तो ये नकारात्मकता जो अपने क्लास पर असर नहीं करेगी और आप लोगों के लिए क्लास ऐसे ही आती रहेगी। साथियों मस्त रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।